जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए गुरु रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया फुल लेंथ टेस्ट का टेस्ट नंबर 5 को हमने टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 तक को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। इस वीडियो के माध्यम से हम सेट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। आइए चलते अपने प्रश्न की ओर और प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 100 तक को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, दोनों एक ही हो जाएगा करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो धारणीय विकास या सतत विकास या एसडीजी आपने नाम सुना होगा। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने का टारगेट विश्व स्तर पे 15 वर्ष दिया गया है। 15 वर्ष कब से कब तक दिया गया है? तो 2015 से लेकर के 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा करना है। यह विश्व का चैलेंज है, तो विश्व के सभी देश इस लक्ष्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन केरल राज्य करता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड लिटन। यही सुमेलित नहीं है क्योंकि स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? तो लॉर्ड रिपन होते हैं। और स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है? तो पंचायती राज, यानी पंचायती राज स्थानीय स्वशासन, इसके जनक लॉर्ड रिपन होते हैं। तो यहाँ पे यही असत्य है। बाकी सत्य कौन कौन से हैं आइए हम उसे भी देख लेते हैं। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। राज्य अपहरण नीति इसे लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। ये तीनों की तीनों बिल्कुल सत्य है, लेकिन ऑप्शन ए असत्य हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों के नाटक के रचयिता कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो आइए हम देख लेते हैं किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप घास के पर खेली जाती है? कौन सा ग्रैंड चैंपियनशिप जो घास के मैदान पे खेली जाती है? तो विंबलडन होता है जो घास के मैदान पर खेली जाती है। और सबसे पुराना कौन सा ग्रैंड स्लैम जो टेनिस का है वह है? तो वह विंबलडन ही है सबसे पुराना। पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन कौन सा ग्रैंड स्लैम है, तो विंबलडन है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, जैसे न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये सभी के सभी अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किए हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। रिजेक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट। रिजेक्ट का अपोजिट हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि चयन शब्द में संधि के सही नाम का कौन सा हो जाएगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चयन में हो जाएगा अयादि स्वर संधि, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ का चयन करें। तो तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक से बढ़कर एक का चालाक होना, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्राकृतिक गैस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आइए हम देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, यही असत्य है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो यूफ्रेटस नदी को हम दजला के नाम से जानते हैं और टिग्रिस नदी को हम फ्राज के नाम से जानते हैं। यानी दजला और फ्राज
समाज के नाम से हम इन दोनों नदियों को जानते हैं। ठीक है, यह इराक में बसा हुआ है और इसी के किनारे एक नदी, इसी के किनारे एक सभ्यता बसी हुई थी। कौन सी सभ्यता? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी हुई थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्री भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैराडे का नियम, यह गैसों से संबंधित नहीं है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो यह पैंक्रियास ग्रंथि की बीटा कोशिका से होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि बादल के गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो हमें सबसे आवाज़ से ज़्यादा हमें प्रकाश जल्दी दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का वेग अधिक होता है, इसीलिए हमें सबसे पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके बाद हमें गर्जन सुनाई देती है। ठीक है, यह बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो यानी ध्वनि सबसे धीमी गति से किस में यात्रा करती है? तो लकड़ी में सबसे धीमी गति से यात्रा करती है, और सबसे तेज़ गति से किस में? तो ठोस में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम के द्वारा होती है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है द एंटोनिम्स आर द वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वह अरब सागर में बहती है। ठीक है, बाकी महानदी या फिर गोदावरी या कावेरी, ये तीनों की तीनों कहाँ बहती है? तो बंगाल की खाड़ी में बहती है। एकमात्र नदी है जो ये यहाँ पे इस ऑप्शन में नर्मदा में बहती है। ठीक है, नर्मदा बहती है कहाँ? तो अरब सागर में बहती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि द्वंद्व समास किसका उदाहरण है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिन और हिन का उदाहरण है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु का प्रयुक्त होती है? तो लोहे के गैल्वेनीकरण में जिंक धातु प्रयुक्त होती है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम राज्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि जनसांख्यिकी लाभांश होता है? तो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या होता है। ठीक है, जनसांख्यिकी लाभांश उसे कहते हैं जो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष की आयु तक का युवा हो, यानी काम करने वाले युवाओं की उम्र कितनी होती है जो सबसे बेहतर काम करते हैं? तो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष की आयु में लोग काम कर पाते हैं, उसके बाद उसे रिजेक्ट मान लिया जाता है या फिर रिटायर कर दिया जाता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था, इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो आइए हम देखते हैं। पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, कब हुई थी? जो 483 में हुई थी पहली बौद्ध संगीति। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, कब हुई थी? तो 383 में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, कब हुई थी? तो 251 में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, कब हुई थी? तो 101 में हुई थी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले हो जाएगा 2, फिर 1,
फिर 4 और फिर 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालानथली। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी रोपड़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और रोपड़ कहाँ पड़ता है तो पंजाब में, लोथल कहाँ पड़ता है तो गुजरात में, और कालीबंगन कहाँ पड़ता है तो राजस्थान में। ये तीनों के तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी असत्य हो जाएगा, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ लाभ पंजाब, इसके प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला था, बिल्कुल सही है। ठीक है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई थी, यह गलत है। यह केवल चावल में नहीं बल्कि गेहूं में भी उत्पादन में सफल हुई थी। ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में पेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है स्पेशली। ठीक है। तो हमारा उत्तर ए असत्य हो जाएगा, यानी सही नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। यह गलत है, मामला दायर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। तो प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है और इसमें दिया गया है कि 2 बार संशोधन किया गया। यह गलत है। प्रस्तावना में मात्र 1976 में एक बार संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद तो कोई संशोधन नहीं हुआ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि डैश डैश वह पादप है जिसमें बीज फल के भीतर होती हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजियोस्पर्म वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होती हैं। ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है हमारा कि प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होती है। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है, वह कौन सा रंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग हो जाएगा। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33 को। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण को। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दसला फ्रास नदियों के बीच का उपजाऊ धरती। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर घाटी पीर पंजाल और वृहत हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। यही वाक्य का हमको अंग्रेजी में अनुवाद करके बताएं। तो आइए हम बताते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। महात्मा गांधी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो यह एक वर्ष में किसी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NNP इक्वल टू GNP में से माइनस मूल ह्रास को घटा करके। ठीक है। GNP में से हम मूल ह्रास को घटा देंगे तो हमारा NNP हो जाएगा, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमारा निकल जाएगा। इससे हम ह्रास को घटा देंगे GNP से। तो ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर
39। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा गामा किरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41 को। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो आइए हम देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है तो हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन होना। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो SO2 और NO2 की वजह से अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। तो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44 को। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, दास कैपिटल किसने लिखा था। यह भी कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46 को। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है पूंजीवाद पर। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिविरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन विधेयक के लिए बुलाया गया था। संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है, आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके प्रश्न को देख लेते हैं। इसका प्रश्न कह रहा है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिविरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस लिए बुलाया गया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। इस समय राष्ट्रपति कौन थे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा थॉमस बेस्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49 को। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसके आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इस उत्तर को करेक्ट करने में बन जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है एला सापेल की संधि के द्वारा। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है पौंडीचेरी की संधि के द्वारा या फिर पेरिस के संधि के द्वारा। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापेल की संधि के द्वारा, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो होता है ना वो अनिर्णायक युद्ध होता है, और प्रथम मैसूर युद्ध जो होता है वह ब्रिटिश की हार होती है प्रथम मैसूर युद्ध में। ठीक है, कौन हारते हैं, ब्रिटिश हारता है, और जीतता कौन है, तो हैदर अली जीतती हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 1 3 2 करेक्ट। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50 को। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया गया था। तो ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया गया था प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध हुआ था कब, 1757 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। तो टीपू सुल्तान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यह बिहार पुलिस के प्रश्न है, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से आपका क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग या मुकदमा चलाया गया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53 को। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ में किए जाने के संबंध में था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि रैयतवाड़ी में अलेक्जेंडर रीड
और थॉमस मुनरो, ये दोनों थे। ठीक है, तो 2 और 3 हो जाएगा करेक्ट। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54 का। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था शहादत खान ने। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आइए हम मिलान करते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि समाचार दर्पण, समाचार दर्पण को किसने लिखा था, तो जेसी मार्समैन ने। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। केसरी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, केसरी, एक सेकेंड फिर से मिला देते हैं, केसरी बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उत्तर करेक्ट मिला दिया। पहला हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा 1, तो 4 और 1 कहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 56 को। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र करेगा योग महोत्सव। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 57 को। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सक अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 का मेज़बान कौन सा देश है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस देश है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 का मेज़बान कौन सा देश करेगा, तो फ्रांस करेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला किस राज्य से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेज़बानी करेगा। तो कौन करेगा, उत्तर हो जाएगा हमारा मंगोलिया करेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62 को। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा सब्सिडी योजना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा में से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा दीव। ठीक है, कौन सा, तो दीव। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट पे दीजिएगा। ठीक है, 66 का उत्तर हम आपसे कमेंट में चाहते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर देंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। तो कौन सा खनिज लवण होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है हमारे पसीने में सबसे ज़्यादा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359 में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि ही इज़ गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम
वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह आती है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि पहले कपास आया, यह प्राथमिक सेक्टर है, और फिर इससे कपड़ा बनाया गया कहाँ? तो उद्योग सेक्टर में बनाया जाएगा ना, तो यह द्वितीय सेक्टर है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 1919 से 1922 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंदों के में अध्ययन करते थे? तो कबीर दास करते थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो यह किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 हमारा कह रहा है कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं उससे समझाया जा सकता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस पर समकालिक नहीं है? ठीक है, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भारतीय के जन्म दिवस पर नहीं मनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह किसी के जन्म दिवस पे नहीं मनाया जाती है, बल्कि यह इस दिन अवार्ड दिया गया था। क्या किया गया था? इस दिन अवार्ड दिया गया था, उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस जो होता है वह इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, और गांधी जयंती गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। लेकिन विज्ञान दिवस किसी की जयंती पे नहीं मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 78 को। प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है व्यय विधि के द्वारा, आय विधि के द्वारा, उत्पाद विधि के द्वारा। इनमें सभी विधि के द्वारा किया जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था सन 1969 ईस्वी में। ठीक है, और वहीं 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। 1980 में भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कौन सी? तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता की अविकासशीलता। ठीक है, उपभोक्ता की विकासशीलता हो जाएगा। ठीक है, उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत हो रही, पसीना गिर रहा है ना डिस्प्ले पे। चलिए, प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया? तो चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 324 से 329 में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82 को। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
टंगस्टन मौजूद नहीं होता। ठीक है। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम होता है आपको कार्बामाइड। ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यूरिया में कितने परसेंट यूरिया का खोज कौन किया था? तो वोहलर ने किया था। ठीक है। और इसमें 46% क्या होता है? आप हमें कमेंट में बताएंगे। यूरिया में 46% क्या पाया जाता है? आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए आर्थिक हितों की रक्षा करती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। यह महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है? तो नागी और नकटी बांध ये दोनों कहाँ स्थित है? तो बिहार के जमुई जिले में। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 86 को। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि भारत में कोयले के भंडारण और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य सबसे अमीर है। ठीक है। दोस्तों ऐसा मोबाइल खरीदना पड़ेगा जिसपे पसीना गिरे तो हमारा मोबाइल वर्क करे। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है एक तरफ दिया गया है स्थानांतरित कृषि और दूसरा तरफ दिया गया है राज्य। दीपा कृषि यह छत्तीसगढ़ की है, पालमू यह मणिपुर की है और झूम कृषि यह कहाँ की है? तो असम की है। और बेबर कृषि जो है वह मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? एमपी की है, ना कि बिहार की है। ठीक है। आइए हम तो उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो प्रशासन के प्रतीक थे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि निर्णायक मत है। तो निर्णायक मत कब होता है? तो जब दोनों पक्ष यानी सहबंध यानी टाइड हो तो निर्णायक मत दिया जाता है। और निर्णायक मत कौन देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं निर्णायक मत। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जीके जीएस के 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को हमने कंप्लीट किया। आपको हम मैथ्स के प्रश्न दिखा देते हैं तो हमारा टोटल 100 प्रश्न हो जाएगा। आप इसे सॉल्यूशन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। दोस्तों ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ने आपको 100 प्रश्न दिखा दिया। ठीक है। यह आपको ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है आप देख रहे हैं जिसमें बीपीएससी 71 के लिए भी काफ़ी ज़ोर तोर से 13 जून से ही स्टार्ट हो गया, चल रहा है। आप इसमें एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।